मुझे एक बात पूछनी थी। दीदी, मेरे पति ने हमारे घर के पास एक प्लॉट खरीद लिया है। उसमें हमारी सारी सेविंग चली गई थी। अब हस्बैंड कह रहे हैं कि वह प्लॉट देवर को दे दूंगा। मैं इस बात का विरोध कर रही हूँ, जबकि हमने सास ससुर को पुराना घर भी उन्हें दे दिया है। मैं प्लॉट देना नहीं चाहती। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और आपके हस्बैंड भी ये क्या सोच के कर रहे हैं, ये वो ही ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी आप गलत नहीं हो। और टेक्निकली बिल्कुल सही बात है, तो अपनी बात पे अड़े रहो। क्या मतलब है देने का? अगर एक लॉजिक ये होता है कि भाई भाई पास रहेंगे, तो पैसे में देंगे ना हम उन्हें। अगर हमने अपने पैसों से खरीदा हुई पैतृक संपत्ति है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस पे आपका कोई जेन्युइन वैसे जिद करने लायक अधिकार होता नहीं। माता पिता की संपत्ति है, दें ठीक है, नहीं दें तो ठीक है। जो आपके अपने हाथों से कमाई हुई, अपनी मेहनत से अर्जित करी हुई है, वो आपकी है। लेकिन ये तो आपके मेहनत के अपने पैसे हैं ना। तो ऐसे अगर जोड़ जोड़ के सारी सेविंग खर्च कर करके अगर हम देवर को, नंद को, या आपके मैके में हम किसी को देते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द लाइफ, या जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो हमारे पास हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? है ना? तो आप बिल्कुल ठीक हो, और यही चीज अपने हस्बैंड को समझाओ। लेकिन पहले ये समझो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि कोई सिर पैर ही नहीं है बात का। तो पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान तो लो कि वो कह क्या रहे हैं। उसके बाद फिर अपना रखो। आप तो हो ही सही, लेकिन पता तो चले अगला आदमी क्या सोच के दे रहा है, आगे क्या प्लान कर रखा है, क्या मतलब मंशा क्या है, कि ऐसा कोई ऐसा डिसीजन क्यों लेता है। भाई जो आदमी पैसे कमा रहा है, गृहस्थी चला रहा है, पैसे जोड़ के प्लॉट ले रहा है, तो ऑब्वियसली कोई बच्चा तो वो है नहीं। तो उसको पता है मेरा फायदा नुकसान किसमें है। तो वो ऐसा अगर कर रहे हैं, तो ये भी जानने की बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पर हम एपिसोड 145 के जवाब ढूंढने के लिए बैठे हैं, और उम्मीद ये है कि सभी के जवाब मैं दे पाऊंगी। मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिलहाल फटाफट से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आओ बहन बातें करें। हेलो दी, मेरी 10 साल की बेटी 2 मंथ से डिप्रेशन में है। वो रोती है, हाथ पैर पटकती है, रात को 12-1 बजे जाते हैं। उसे संभालने में बहुत टूट चुकी हूँ। मुझसे देखा नहीं जाता। प्लीज दी सजेस्ट करें, मैं क्या करूँ? देखो, टेक्निकल अगर हमारी कोई वैसी परेशानी होती है ना, कहना चाहिए इमोशनल छोटी मोटी, तो हम खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर दिक्कत ज्यादा है डिप्रेशन वाली, उसकी आप डॉक्टर से जितनी भी दवाइयां वगैरह चल रही हैं वो करते रहो। है ना? ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, उस कारण को किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश करो। तो डॉक्टर की दवाइयों पर भरोसा रखो, समय से देते रहो। ऑब्वियसली ये तोड़ने वाली चीज है एज अ पेरेंट, लेकिन जो मुसीबत आ गई जिसको आप अपने हाथ से अब अलग नहीं कर सकते, तो उसको फिर झेलना और उसको डील करना सीख लेना चाहिए। मैं अभी 31 की हूँ, और बच्चे स्कूल गोइंग है। मैं आगे करियर बनाना चाहती हूँ। मैं ओपन स्कूलिंग से बीएड कर लूँ, और फिर सीटेट भी निकालना होगा गवर्नमेंट स्कूल में। कितनी एज तक के मेन फॉर्म भर सकती हूँ? मेन जर्नल से बिलोंग करती हूँ। प्लीज इसको थोड़ा समझा दीजिए। मुझे पढ़ना अभी भी बहुत अच्छा लगता है। 10 साल पहले ही शादी हो गई थी, तो लंबा गैप आ गया, बट मुझे करियर बनाना है। प्लीज 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 गाइड करें, थैंक यू। देखो, मुझे ना इतने साल हो गए इस नौकरी में, कि सही बताऊं ईमानदारी से, तो अभी जो लेटेस्ट जो टेक्निकल इश्यूज है ना, कि क्या और कितनी जरूरत है, क्या क्राइटेरिया बदल गया, मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड मैं कहूँ आपको यहाँ बता दूं कि हाँ नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे नहीं आइडिया। रही बात सी टेट और टेट की, तो देखो वो अब निकालना ही पड़ेगा। हालांकि आंदोलन चलेंगे, देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चाहे थोड़ी बहुत छूट उम्र में या कुछ हो जाए, या विभागीय टेट हो जाए, इस तरीके का होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये चीजें करनी है सारी, ये तो करनी ही करनी है, इसमें तो कोई थॉट है नहीं दूसरा। एक चीज है आपकी कि एज कितनी है ना? तो वो हमारे टाइम पे जब हम लोग थे, वही 23-24 साल हो गए, तो 35 थी। 40 तक भी, 40+ वाले भी टीचर्स उस टाइम पे आए हैं, अलग अलग तरीके के एज छूट वाले वो लगा के। लेकिन आप ये चीज तो आप गूगल पे डालोगे ना कि क्या है मिनिमम एज, कि हाँ आप कब तक, मिनिमम मैक्सिमम के कितने तक आप भर सकते हो फॉर्म, वो आपको मिल जाएगा। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट की इस टाइम पे जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं ना, डीएलएड वाले क्या कर रहे हैं, उनके क्या टेक्निकल इश्यूज हैं, या उनके सब्जेक्ट्स में किस तरीके का चेंज है, मुझे सही से आइडिया है नहीं। आते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे, तो मैं उनको पढ़ा देती हूँ कि पढ़ाना कैसे है ना। लेकिन किताबों में वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उतना घुसी नहीं थी ना उस चीज में। कि सीधा हिसाब है ना कि जिस गली जाना नहीं उस गली
आपको देखना क्यों है, मुड़ना क्यों है, तो वो वाली चीज है। मैं उस चीज से बाहर निकल चुकी, अभी मेरा नियर में कुछ है नहीं, तो मेरी भांजी कर रही है, अगर मुझे कोई अपडेट लेनी होती है तो मैं उससे ही कह देती हूँ कि इसका पता कर लियो और मेरे को बता दियो। तो ये आप गूगल पे सर्च कर लो, मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी नॉलेज ये छुपी हुई होगी, आराम से मिल जाएगा कि कितनी एज तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल वाले। नेक्स्ट, मेरी देवरानी अपने कमरे में दिवाली के बाद भी अभी भी शो लाइट जलाती है। मैंने मना किया 2 दिन पहले कि अब बंद कर दो, फिर भी नहीं मानी। कमरे की आधार लाइट जलती है और घर की लाइट का बिल मेरे हस्बैंड ही देते हैं, देवर नहीं देते। ऐसे में क्या करूं? इतना ज्यादा बिल इससे बढ़ता बढ़ता नहीं होगा, मे बी वो इसीलिए आपको पेच लगाने के लिए कर रही है। लेकिन पर्सनली ये चीज है ना, बात वही होती है, परिवार है कहने के लिए, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन लकड़ीबाजी चालू है। और यही छोटी छोटी बातें ना बाद में फिर जहर सा बन जाती हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना नहीं है जी, अलग रह के भी शक्ल भी नहीं देखनी। तो वो वही चीज है कि लाइट जला के, ऐसा नहीं है कि उन लाइटों के बिना उसे दिखेगा नहीं या कमरा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उसे भी पता है कि मेरे पति वो नहीं दे रहे, बिल आपके पति दे रहे हैं, आप चिढ़ोगी, इसलिए वो करा रही है। ठीक, तो भैया एक अपने मन को ये समझा लो कि इन शो लाइट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब वो वाले बल्ब तो रहे नहीं जो इतना ज्यादा बिजली खींचते थे, ठीक है, मेन बिजली का फर्क पड़ता है एसी, हीटर, इन चीजों से, है ना। तो कर लेने दो उसे अपने मन की, आप फालतू ज्यादा किल्सो नहीं। नेक्स्ट, WHO के अनुसार 6 मंथ से पहले तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, 6 मंथ के बाद सेमी सॉलिड। मैं एएनएम हूँ, मेरे यही काम है, तो ये बताना मैंने यहाँ जरूरी समझा। ये इसी में हुआ होगा, मैं मानती हूँ आप जो कह रही हो एज ए एएनएम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नियमतः यही बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये पॉसिबल लगा नहीं जब मैंने अपने बच्चे पाले, 6 महीने तक वो सिर्फ माँ का दूध पिए। एक तो 2 थी, ये भी चक्कर था, और दूसरा हमारे यहाँ, मेरे मैके में हो या यहाँ पे हो, शुरू से बच्चे जब खाने लगते हैं, अगर कुछ जगह अन्नप्राशन संस्कार होता है हमारी कास्ट में, तो वहां पर उसके बाद शुरू करते हैं, और अगर नहीं भी है तो बिना उसके फिर तो अगर कभी भी जब भी जो चाहा चटा दिया। मैं थोड़ा मेन फूड उसका दूध ही रहता है, लेकिन स्वाद हमारे यहाँ तो चखा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसी खाने पे ही टिक गया, अब दूध नहीं मिलेगा, दूध उसका मेन फूड है, लेकिन स्वाद उसको जितने होते हैं चलो चखा दो। हमारे यहाँ नहीं मानते, मैं ये नहीं कह रही कि सब करो, लेकिन नहीं मानते हमारे यहाँ, जो वह है मैंने बता दिया। बहुत सारे आदमियों को शिकायत है सारे कानून औरतों के हक में है, उसके बाद भी इतनी परेशान है औरतें। सवाल उठता है मन में, आखिर इतना दर्द क्यों झेलें, शादी करनी ही नहीं चाहिए। कानून उनके बाद भी ससुराल वालों के टॉर्चर कम नहीं हुआ। देखो, कानून इतने सारे बनते इसीलिए हैं जब हर दूसरे घर में एक समस्या हो रही हो किसी कमजोर के साथ। ऐसा नहीं है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए भी कानून है, बूढ़ों के साथ टॉर्चर करते हैं कई बार तो बूढ़ों के लिए भी कानून है, मजदूरों के लिए कानून है ना। तो जो भी लगता है कि हर दूसरे केस में किसी एक कम्युनिटी, किसी एक टाइप के लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है, बड़े स्तर पर हो रही है और पूरे देश में चल रहा है वो चीज, तो उसको रोकने के लिए फिर कहीं ना कहीं कानून को बीच में आना पड़ता है, तब कानून बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि आदमियों को ये सोचना चाहिए कि इतने सारे कानूनों की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक। और दूसरी चीज कि इतने कानून होने के बाद भी उनका टॉर्चर कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप की और उधर ससुराल वालों की मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई। हम यहाँ तो भाई से बराबरी करके अपना जा रहे हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन वहां जाके हस्बैंड, देवर, नंद, सास, ससुर, हम सबसे निचले पायदान पे हैं। अकल में भी हमें नीचे माना जा रहा है, हमें प्रायोरिटी भी कम दी जा रही है, तो फिर वही चीज है। लेकिन अब इसका जो आपने बोला कि शादी क्यों करें, देखो शादी अगर इतनी बुरी चीज होती तो पुराने समय से चली आ रही है, ये प्रथा बनाई नहीं जाती। हमारे को एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो सब कुछ, जब हमारे पेरेंट्स या सब लोग नहीं होंगे साथ तो कोई एक हो, इसीलिए तो जीवन साथी कहते हैं। तो ये परिपाटी बुरी नहीं है विवाह की, लेकिन बात यह है कि औरतों को, जो औरतें कह रहे हो ना कि कानून के बाद भी दुखी क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। हमें ये सोच लेना है कि भाई हमें अपना, अगर कोई हमारे गुणों की कदर नहीं करता तो हमें अपने गुण खुद पहचानने हैं, उनको बढ़ाना है और समय आने पर उन्हें प्रूव करना है। तो इज्जत कहना मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। कोई अगर हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो हमें उसका विरोध उसी क्षण करना पड़ेगा।
हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माँ बाप की परवरिश पे बात आ जाएगी, हमारे संस्कार, ये वो जो जवाब दे रहा है उसमें संस्कार नहीं है। अरे अगर गलत बात पे गलत बोलना आपको नहीं लगता सही है, कि कोई आपकी बैंड बजा रहा है, आप चुप हो क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं, रह लो चुप, 10 साल 15 साल उसके बाद भी बोलोगे। तो बात ये है, अगर हम शुरू से क्लियर रहे ना कि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं लेंगे, हमारी जो एबिलिटीज है हम उनको बढ़ाएंगे भी, दिखाएंगे भी, समय आने पर उनको प्रूव करेंगे, तो फिर हम सॉर्टेड रहते हैं। हमें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती, फिर कानून हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो अगर कोई आदमी आपसे ये बोले ना, तो यही बोला करो कि कानून होने के बाद भी हम इसलिए नहीं अभी भी सुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाह ही नहीं रहे सुखी होना। सही बात ये है, हमने अपने आप को ढाल लिया उसी उसमें कि भैया हम तो दुखी रहेंगे। अगर मेरे को हमेशा, मैं कहती हूँ, अगर औरत ये सोच लेना कि मुझे खुश रहना है, सबसे पहले मैं खुश रहूंगी, उसके बाद मेरे से जुड़े हुए लोगों को खुश रखूंगी, तो वो रह सकती है। हम ये सोच के चलते हैं कि सब हमसे खुश रहें तब हम खुश रहेंगे, और भैया कोई ऐसा नहीं है जिसे एक इंसान से सब खुश रहते हो, कोई ना कोई रहेगा अलग। तो अपनी सोच बदलो, कानून अपने आप लगेगा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट दी, मैं अपनी सास से अलग तो हो गई पर उनके गंदे कमेंट भूल नहीं पाती, क्या करूं। भूल जाओगी धीरे धीरे, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मरते दम तक नासूर बने रहते हैं या फिर उनके निशान रह जाते हैं, तो ये उसी तरीके की चीजें होती हैं। परिवार है, आपने कुछ साल दिए होंगे अपनी सास के घर में, और 99 क्या मैं कहती हूँ 99.9% लड़कियां जाके पहले कोशिश यही करती हैं कि भाई मेरा घर है, मैं इसे बना के रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। कोई कह देती है कोई नहीं कहती, लेकिन कोशिश सब करती हैं जाके। ऐसा नहीं है पहले दिन जाके ही किसी ने सोच लिया मैं तो अलग ही होंगी, ये वो होती होंगी ऐसी भी एक दो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश हर आदमी करता है, फिर चीजें बिगड़ती हैं। तो वो जब बिगड़ गई हम अलग हो गए, लेकिन जो उतने साल जो उतने एफर्ट हमने डाले वो फिर हमें याद तो रहता ही है ना कि भाई हम वहां से ऐसे हो गए, या मैंने करा, उन्होंने जवाब दिया, इस तरीके से मुझे बोला। तो इट इज नॉर्मल, ये कोई एब नॉर्मल चीज नहीं कि आप ऐसा फील ना करो, लेकिन यह है कि समय सब हील कर देता है, धीरे धीरे आप भूल जाओगे अगर अभी नहीं भूले तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं जब भी किसी बुआ का भाई भतीजों पर इतना प्यार देखती हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। मेरी एक बेटी है 10 साल की, बिल्कुल अकेली सी पड़ जाती है, 3 नंदे हैं, इकलौता भाई, और भतीजी ने सास ससुर ने प्यार दिया, दूसरों में प्यार देखती हूँ तो बहुत बुरा फील होता है मुझे। तक तो सहन हो गया, अब बेटी को देखती हूँ सहन नहीं होता, फिर हस्बैंड को कहती हूँ तो झगड़ा हो जाता है, वो कहता है मुझे पता है पर क्या कर सकते हैं, जबकि हम लेन देन आना जाना सब करते हैं। एक भाई है तो परिवार के लिए बहुत तरसती हूँ, मायके में तो सब जान देते हैं हम पर, लेकिन ससुराल में बिल्कुल अकेले। देखो ससुराल में आप अकेले पड़ रहे हो, लेकिन मायके में है भाई, नहीं मिलती सारी चीजें, कई बार नहीं मिलती। अब आप दूसरों को देख के ये कि इसका कैसे कटेगा, दुख हो रहा है जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको एक लिमिट में रखो, क्योंकि आपको जो दिख रहा है कि बुआ भतीजों का प्यार है, हो सकता है उनके पास कोई और चीज की कमी हो, है ना। अब आप मेरे को ही देख लो, अगर तो भाई भतीजों पे मेरा प्यार आपको दिख रहा है ठीक है, लेकिन मैं मैके कितनी बार जा रही हूँ, कितनी बार मैं वहां नाइट स्टे कर रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो है ना कि एक चीज की भाई ठीक है मेरी तरफ से प्यार है जो भी है, लेकिन वो जो लड़कियां गर्मियों की छुट्टी में मस्त मायके में 2-2 महीने या 1-1 महीना या हफ्ते के लिए भी जाती हैं, तो फिर वो चीज मेरी लाइफ में नहीं है। दूसरी चीज आप कह रहे हो ना मैके में सब जान छिड़कते हैं, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। और दूसरी चीज ये कि भाई भतीजों पे हमारा प्यार देख के आपको अगर कहीं पे भी किसी के भी लिए लगे, तो भाई देखो हम किसे प्यार करते हैं, कितना करते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन कोई हमें कितना करेगा इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो किसी के पास भाई भतीजे हैं प्यार लौटाने के लिए, किसी के पास भांजे भांजी हैं, किसी के पास भाई है, किसी के पास माँ बाप हैं जो उसके लिए हर कदम पर खड़े हैं, है ना। किसी के देवर अच्छे हैं, किसी की नंदे अच्छी हैं, किसी के पास कोई नहीं है लेकिन उसकी औलाद अच्छी है, उसका पति इतना अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन खाली हाथ भी कोई नहीं। ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा लाइफ में, जो उसका अल्टरनेटिव भगवान ने आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट दी, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही है, प्लीज बताएं उसको मैथ और बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊं, मेरी बेटी 4th क्लास में है, यहाँ कोचिंग भी नहीं मिलती। देखो मेरे को तो कोई दिक्कत आई नहीं, मैं भी
5th तक इंग्लिश मीडियम था, फिर हिंदी मीडियम में पढ़े, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हिंदी मीडियम से कर ली, लेकिन मैं इजीली बच्चों को पढ़ा देती हूँ और आप भी पढ़ा लोगे। थोड़ा सा बस ये है कि एक बार उन्हें पढ़ाने से पहले आपको देखना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा लोगे। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट, मैम आई एम ऑल्सो प्राइमरी टीचर। ऑफिस में एक दिन प्रिंसिपल और एक दो टीचर्स ने मेरी तारीफ कर दी, मैम समझदार हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर चिढ़ गई, बार बार वही पॉइंट उठाती है, आप तो समझदार हैं। मजाक के वे में क्या करूं? उसको लेना शुरू कर दो कि ऑब्वियसली हूं। बस अगर कोई आपको मतलब टोंट मारने के लिए भी तारीफ वाली बातें इस तरीके से कहता है ना, आपको समझ में आ रही है कि टोंट मार रहा है, तो आप ये मत दिखाओ कि आप टोंट की तरह ही ले रहे हो। कोई कहे भैया तुम तो बढ़िया हो, हाँ जी हैं तो हैं बढ़िया, या तुम्हारा तो बहुत बढ़िया है, तुम पे तो बहुत पैसा है, हाँ जी हैं तो कमाए हैं मेहनत से। इस तरीके से बात करके खत्म कर दिया करो। अब वो कहे ना कि तुम तो समझदार हो, हाँ जी हूं तो, अब उसमें मेरी गलती तो है नहीं। नेक्स्ट, हाय मैम, अगर पति को उसके लोगों को छल ना दिखे वो तब उनके लिए और आपको ही गलत समझे तो क्या करें, चाहे आप जितना करो। देखो ऐसी कंडीशन में ना, जैसे पति कहे मुझे लगता है उसके हिसाब से ना आपको करते जाना चाहिए, एक लिमिट में, बहुत बड़ा नुकसान ना हो। कुछ एक परिस्थिति ऐसी आती है जब उनकी सच्चाई, जो छल कर रहे होते हैं पति के साथ के हर एक के साथ है, और उसको आपको कहने से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपने कह दिया, पति ना हो, बच्चे हो, भाई हो, भाभी हो, नंद हो, नंदोई हो, कोई भी रिश्ता हो, मान लो आपको दिख रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, आप बोल रहे हो लेकिन नहीं सुन रहा सामने वाला, नहीं मुझे बहुत विश्वास है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप उसको टोकना बंद कर दें एंड उसको चलते रहें जहां तक हो सके उसके साथ। और धीरे धीरे ना एक कंडीशन ऐसी आती है और बहुत जल्दी आती है कि जब उनकी रियल चीजें निकल के सामने आती हैं, आपको बस उस टाइम पे पिन पॉइंटेड होके उस चीज को लाके सामने दिखाना है कि देखो। अब नहीं वो बोल पाते फिर कि हाँ ये क्या हुआ। ये चीज प्रैक्टिकली होती है, हुई है, कि अगर आप कह रहे हो ना फला आदमी बुरा है, ये वो है, या ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये आपके साथ गलत कर रहा है, अगले को समझ में नहीं आ रही, आप लगातार कहते जा रहे हो, तो उनको क्या लग रहा है कि ये तो जब देखो चिड़चिड़ करती जाती है, अगला आदमी कितने अच्छे से बात कर रहा है, तो वो आपसे कटते चले जाएंगे। आप उनको एक दो बार आपने कह दिया, आपको समझ में आ गया, समझ में नहीं आ रहा, आप उनको छोड़ दो, जैसे कह रहे हैं कहते रहो। जैसे ये होता है ना, मैं जाना नहीं चाहती ससुराल, वो लेके जाना चाहते हैं, या वहां मेरे को पूछते नहीं, वो लेके जाना चाहते हैं, ये कंडीशन होती है ना कई बार, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चले जाओ, है ना, अपनी तरफ से दबाने की कोशिश करो मत चीजों को। जब वहां जाके तमाशे होंगे तब बस आपको इतना कहना है कि देखो ये होता है, इसलिए नहीं मैं आ रही थी, ठीक, तो अभी कर लेने दो उन्हें जो करना है, जिस दिन धोखा खाएंगे बस उस दिन आपको दिखाना है कि देखो हो गया। और अगर बात यहाँ पे पैसों की होती है, जो मेरी पर्सनल सोच थी कि भाई मैं अपने पैसे जोड़ के रखूं, है ना, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग रहूं, कि जिस दिन परिवार से लात पड़ेगी या धोखा सामने आएगा कि हाँ भाई नहीं हो रहा यहाँ पे उतना जितना मैं सोच के चल रहा था, तो उस दिन कम से कम अपने पति के बैक साइड में सपोर्ट के लिए मैं खड़ी हूँ कि कोई बात नहीं, अब हम फिर से जीरो से शुरू कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास है जुड़ा हुआ। समझ रहे हो? तो कहना छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रही तो ना समझ में आए, वो एक दिन समय खुद आगे आके खड़ा होता है, तब समझ में आती है। तो बस आपको उस टाइम पे उनका साथ दे देना है कि ठीक है मैं खड़ी हूँ। नेक्स्ट, दी मेरी ननंद और मेरे मैं पहले सब ठीक था, पर अभी थोड़ी टाइम से उसके और उसके भाई के बीच प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ, और उसने मेरे साथ भी बात करना बंद कर दिया। मैं उसको फोन करती हूँ नहीं करती, फिर वो मुझे ही गलत बोलती है, तो मैं क्या करूँ? आपकी ननंद एक अच्छी पत्नी है, उसने अपने पति के लिए आपको छोड़ दिया, और आपको लग रहा है कि उसके पति से आप बात नहीं करोगी और वो कर लेगी, आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच उसके लिए, आप उसको मतलब समझ नहीं पाएंगे गलत, ठीक है, तो छोड़ दो अब उसको जबरदस्ती खींचना। अगर उसको कभी लगेगा या उसके हस्बैंड को लगेगा थोड़ा मामला शांत होगा, कभी बोले तो इस रिश्ते की इतनी वो रख लेना कि उस टाइम पे आप मुंह मत बनाना, जब वो बोलने लगे तो बोलने लगना, ठीक है। मैम मेरे चेहरे पर तिल है, अगर क्योर स्किन ऐप से ऐप वाली क्रीम यूज करूँ तो क्या चले जाएंगे तिल? मुझे नहीं लगता तिल का कुछ उससे होगा, लेकिन आप ये कर सकते हो कि एक बार अपने स्किन का टेस्ट लेके देन
टेस्ट मतलब ले सकते हो, उसके बाद देखो कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, कि अगर वो तिल के लिए भी कुछ सजेस्ट करते हैं तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तिल के लिए कोई क्रीम काम करेगी, है ना। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। मेरे पति बहुत ही गुस्से वाले हैं, खुद ही मुझे और मेरे घर वालों को गाली देते हैं। जब से मैं भी करती हूँ तो घर से भाग जाते हैं। मुझे अकेले देखकर सास और आग लगाती हैं। पहले भी सास ले 12 साल पहले बेदखल कर चुके हैं, फिर भी पति सास की हर बात मानते हैं। प्लीज रिप्लाई दी। देखो, अगर आपका कन्फ्रंटेशन सुन के आपके हस्बैंड बाहर भाग जाते हैं तो यानी कि थोड़े से तो कमजोर हैं, उनके बस की कन्फ्रंटेशन तो है नहीं। सॉफ्ट टारगेट देखा, गालियां निकाली, लेकिन जब देखा वहां से पलट के आ रहा तो भाग लिए। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड तो नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीज की अगर वो झगड़े से बैक ऑफ कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी भी नहीं है। सामने अड़ के वो ईगो पे लें और बढ़ चढ़ के बोले, इससे बढ़िया ये है कि आपने देखा, बोल रही है आप, तो वो चले गए, आपका झगड़ा कम समय में खत्म हो गया। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है। अब रही बात सास की, जब वो बेदखल कर चुके हैं उसके बाद भी अगर वो उनकी सुन रहे हैं, तो देखो इन पतियों की ना 2 तरीके की सोच रहती है। पत्नी तो कहीं छोड़ के जानी नहीं, माता पिता से बना के रखूं, थोड़ी सी क्या पता प्रॉपर्टी मिल जाए अगर है माँ बाप के पास। और दूसरा, इनकी आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक कोई बड़ा खंजर इनकी पीठ में नहीं घुस जाता। अब एंड में पता है पत्नी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा साथ देगी, तो वो उसको लेते हैं एक, इसमें क्या कहते हैं उसको, ऐसे ही, मतलब ये तो कहीं जाएगी ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड जो वर्ड होता है ना, उस तरीके से। तो अगर वो सास की सुन के आपसे लड़ते हैं, तब तो वही पॉइंट आप अप्लाई करो कि आपने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा सही रहते हैं, लेकिन मम्मी जी से आप बात करते हो या कुछ करते हो, जब भी हमारी लड़ाई होती है उनका ध्यान उस तरफ लेके जाओ। और दूसरी चीज, आपके घर वालों को गाली देते हैं, किस बात पे देते हैं, क्या पॉइंट है उनके पास गाली देने का, उस पॉइंट पे आप काम करो कि भाई एक्चुअली में सच बात है, उनको पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं या एम ही बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं डिस्कशन करने का। ठीक है, बाकी यह है, अगर सास आपसे सीधे बकवास करती है कुछ भी, आप फ्री हो जवाब देने के लिए। अगर आपके पति गलत सही की समझ नहीं कर पाते, आपको हो रही है, आप अपने साइड से फिट रखो, भड़काती रहे लड़के को, लड़का आके चढ़ेगा, आप उनसे भी ले रहे हो बराबर का, वो भाग जा रहे हैं, सास आए, सास को भी फिट कर दो। उससे होगा ये कि आपस में कितनी करते रहे प्लानिंग प्लॉटिंग, आप सॉर्टेड रहोगे, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज गाइड मी कि प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज के टाइम में बीएड करना सही होगा या डीएलएड सही होगा। मेरी एज 32 है, मैरिड, फैमिली कंप्लीट। आपके वीडियो 2 साल से देख के मोटिवेट होकर 1 साल से प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। थैंक्स एंड लव यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। देखो डीएलएड भाई, अभी तो डीएलएड ही चल रहा है, डीएलएड करो उसके बाद टेट निकालो, बीएड तो मांग नहीं रहे, है ना। और बीएड वालों का एक बार में लग गया, स्पेशल बीटीसी का बैच आ गया, सब कुछ है, वो तो अभी डामाडोल ही है। लेकिन जो फिलहाल फिक्स चल रहा है प्राइमरी में आने के लिए, वो डिग्री है डीएलएड, तो पहले वो कर लो आप। नेक्स्ट, दिमाग में एक ख्याल आया आपकी वीडियो देखते देखते, इसलिए लिखने आ गई। इसको अब आप समझाना कैसे होगा। मैंने घर का सारा काम खत्म करने के बाद लो फील करती हूँ, चाहे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। 1 महीने शादी है, देवर की कपड़ा सिलना है, पावदान बनाना है, रूम अरेंज करना है, 2 बिस्तर सिलना है, कल कल करते करते 6 महीने बीतने को हैं। अब सिर पे आ गया, सास को कोई काम नहीं है, इसलिए कलेश से बची हुई है। इसलिए मैंने सोचा है कि जब आपकी वीडियो आएगी, इस पर जितनी देर की वीडियो होगी उतना काम करूंगी, उसके बाद बंद। अब आप देखो कितनी बड़ी बनाओगी। 1 घंटे की तो आजकल बन ही रही है लगातार, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ू ना, ये कोशिश हो रही है, तो 1 घंटा मान के चलो, 2-4 मिनट इधर या उधर। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बेटी 2nd क्लास में है, उसके फ्रेंड हमारे घर आई थी, तब मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, तो मेरी बेटी ने उसे हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करवाई, तो उससे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आई। ये बात मेरी बेटी ने अपने पापा को बताई, तो मेरे हस्बैंड ने उसके पापा से कह दी थोड़े बच्चे पर ध्यान दो, तो पेरेंट्स को बुरा लगा। मैं क्या करूं, प्लीज बताओ। कुछ मत करो, लेकिन अगर आपकी फ्रेंड ने बोलना आपसे बंद नहीं किया, तो आप सिंपल उसको एज अ फ्रेंड बोल ही सकते हो, भाई आपने तो भले के लिए कहा ना कि ध्यान दो, लेकिन बात यह है आपकी सहेली सहेली की बात हो जाती, वो ज्यादा सही था। बच्चे से फिर बाप पे गई, बाप ने बाप को कही, अब पता नहीं उसके पिताजी वहां पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं, उनके घर में हुआ होगा प्रचंड कलेश, है ना, कि इसकी पढ़ाई के चक्कर में वहां से सुनने को मिली। ये चीज मुझे समझ आ रही है। बहुत बुरा लगेगा अगर कोई बाहर वाला आके मेरे बच्चे की पढ़ाई पे मुझे कमेंट करेगा, मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना। तो अगर आपकी
सहेली थोड़ी समझदारी से काम ले रही है, बात कर रही है। तो ऐसा है कि उसके साथ मतलब उसके मम्मी पापा अगर बात कर रहे हैं, बुरा तो लग गया, आप उनसे एक बार खुद अप्रोच कर सकते हो कि भाई मतलब बच्चे पे ध्यान दो, का मतलब ये है। थोड़ा सा पोलाइटली कहते तो शायद बुरा ना लगता, लेकिन लगने वाली बात है, लग जाता है, कोई नहीं इसमें रिएक्ट कर सकता। नेक्स्ट दी, आप पे और आपके परिवार पे छठ मैया की कृपा सदा बनी रहे। मेरी हाइट 4 फीट 7 इंच है। घर में जब काम करती हूँ तो सास ससुर को अच्छी लगती हूँ, वही बाहर जाती हूँ, जब कोई मिल जाए तो इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाती, खासकर ससुर जी को मेरे से शर्म आती है। जब भी लुक्स में मैं अच्छी हूँ फिर भी वह देवरानी काली है लेकिन हाइट है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज मैं घाट पे गई थी तो दूर की जेठानी की बेटी वो बार बार हाइट नाप कर रही थी। उसका एज कम है लेकिन दी मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है जब कोई हाइट नापता है। जब मैं सैंडल पहनती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन पूजा स्थल पर तो सैंडल नहीं पहन सकती, मैं क्या करूं? जब भी ससुराल आती हूँ तब हाइट नापता है कोई ना कोई। प्लीज रिप्लाई दी। एक दो बार कस के जवाब दे दो। अगर ससुराल आते हैं हर कोई हाइट नापता है ना, कोई नाप रहा है उसको सीधे कह दो भाई आंख है बटन, मैं तो हुई छोटी, सीधे बोल दो। ग्रुप फोटो होती है या कुछ होती है ना, पहले मैं बहुत वो हो जाती थी, मैं भी, मेरी भी हाइट बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो उसमें क्या होता था कि मेरे को लगता था मैं खुद सोच रही हूँ कि अरे यार मैं इतनी छोटी लग रही हूँ इनके आगे। अब क्या होता है, सारा कुछ आपके दिमाग का खेल है। अब क्या होता है कि मैं जब भी कहीं ग्रुप फोटो है या कुछ है, अगर मान लो सैंडल नहीं भी पहनी जैसे पूजा स्थल में आप बता रहे ये है, तो मैं खुद ही कहती हूँ कि ओए मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे को आगे खड़ा करो, मैं तो दिखूंगी नहीं। बस ये बोला और आगे आ गए। कहीं लाइन लगनी होती है, कोई छोटे की बात है, मैं खुद ही कहती हूँ मैं सबसे छोटी हूँ, मैं आगे जाऊंगी। तो अगर कोई नाप रहा है ना, आपको पर्पसली नीचा दिखा रहा है इसीलिए कि आप परेशान होगी। अगर कोई बार बार नाप रहा है, सेम आदमी नाप रहा है तो बिल्कुल ही बढ़िया लगा दो कि भैया मैं सांप थोड़ा ही हूँ कि अभी इतनी सपोली थी अभी बड़ी हो गई, मैं हो गई जितनी बड़ी होनी थी, है ना। तो दूसरी चीज वो है, लेकिन बात वो है जो अगर नया आदमी आके नापता है कि भाई आंख है या बटन, देखने में नहीं पता चल रहा कि तुम लंबे हो या अपनी लंबाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें, 2 3 बार ना कड़े जवाब दे दो। और रही बात यह कि इंट्रोड्यूस कराने की, अगर आपकी देवरानी को इंट्रोड्यूस करा दिया, आपको छोड़ दिया, खुद जाके मिल लो, जाके मैं बड़ी बहू हूँ मुझसे भी तो मिल लो, पापा जी ने तो मिलवाया नहीं। एक दो बार दे दो डोज, फिर देखो। मेरी ये नहीं समझ में आता फिजिकल में कोई काला है, कोई कुरूप है, या कोई सुंदर है, या कोई कम हाइट रह गई, या कोई लंबा हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आता उसका, उसमें क्या उसने करा है, खुद का क्या रोल है। कोई डांस अच्छा कर रहा है, कोई गाना अच्छा गा रहा है, उसमें कम से कम उसने मेहनत करी है, चलो आवाज भगवान ने दे दी, है ना, दिमाग भगवान ने दे दिया, लेकिन उसने प्रैक्टिस करी। लुक्स में स्पेशली इसमें एक होता है ना कि आपके लुक्स कैसे हैं, आपने मेंटेन किया है, स्किन बाल वगैरह वो सब भी समझ में आता है कि अगर कोई उस पर प्राउड फील करता है या आपको टोकता है कि भाई शक्ल ठीक है तूने बिगाड़ रखी है ना, वहां तक भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती है, लॉजिकल बात कि अगर जो भी है उसको सही से रखो अपनी बॉडी को। लेकिन किसी की हाइट, किसी के रंग, है ना, किसी के फीचर्स, और उसके बाद कि मैं अच्छा हूं तो बुरा है, ये जो कहते हैं मेरे को लगता है उनसे मैं हमेशा यही पूछना चाहूंगी, अगर कोई कहता भी है, पूछा भी है मैंने कि भाई इसमें तुम्हारा क्या रोल है, तुम जब मम्मी के अपने पेट में थे तुमने ऐसा अंदर कौन सा अनुष्ठान स्पेशल किया था, या स्पेशल पैसे खर्च करे थे, या स्पेशल एक्सरसाइज करी थी जिसकी वजह से तुम ऐसे हुए, और मैंने वो नहीं करी इसलिए मैं नहीं हुई ऐसे। तो ये लॉजिकली जब ऐसे जवाब 2 3 बार दे दोगी कस के, तब देखो मजे लाइफ के। लेकिन ये जवाब दे तभी पाओगी जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओगी। अगर हाइट 4 फीट 7 इंच भी है तो है, अपने आप को इतना, गुणों को इतना बढ़ा दो कि हर आदमी ये कहे कि यार देखने में छोटी सी है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो है आपकी जीत। किसी का मुंह का मत देखो कि कोई आपको वो करे। मुझसे तो सारे लंबे हैं, क्या मैं का क्या ससुराल, मेरे से सब लंबे हैं, चाहे कोई 1 इंच लंबा है चाहे 4 इंच लंबा है, मुझसे छोटा कोई नहीं है। एक आध मुझे याद नहीं आ रहा मेरे बराबर के भी हों तो, मतलब मेरे से छोटा कोई नहीं है, सब मुझसे लंबे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर अभी भी कोई कहेगा कि बेस्ट कौन है या सबसे ज्यादा तरक्की किसने करी है लाइफ में, या सबसे ज्यादा दिमागदार बहू कौन सी है, बेटी कौन सी है, मुझे लगता है सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा। अगर कोई ईगो पे ना ले जाए तो नहीं फर्क पड़ता, जो आपके पास बढ़िया है ना उसको बढ़ाओ।
जो घटिया है उसको अपने आप ही वो इनविजिबल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, मैं अकेली बहू हूँ, 12th के बाद शादी हो गई, ग्रेजुएशन बीएड एंड अभी मैं एमए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, सास ऐसी है हमेशा दूसरों से बुराई करने वाली। मेरी सास को भी डायबिटीज है, मैं अपने बच्चे के साथ इनको मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अभी ये बाहर जाकर किसी से अपने बेटे और बहू की बुराई कर रही थी, तो मैं इतनी बीमार हूँ, कोई नहीं पूछता ना कोई पैसे देता, इवन मेरे हस्बैंड का ज्यादा अमाउंट लोन में जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, मैंने अपने लिए बहुत ही लिमिटेड लेती हूँ। हस्बैंड पूरा घर का सामान, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब करते हैं। मैंने अपना गोल्ड तक भी बेच दिया। मैं अपने मेंटल पीस के लिए सब छोड़ दिया। कभी हस्बैंड ने ये झगड़ा भी नहीं करती पैसों के लिए, बट ऐसी सास को कैसे डील करें जो हमेशा झूठी बातें बताकर संपत्ति लेना चाहती है सबसे। जब वो वहां जाके, आपने सुना ना, बात कर रही है, वहां जाके तुरंत कन्फ्रंटेशन किया करो, तुरंत। देखो सीधी सी बात है, मान लो वो किसी रैंडम पर्सन से बात कर रही है, अब आपको लग रहा है हम अपने घर की बातें वहां जाके क्यों बताएं, बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर वो क्या सोच रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसके सोचने से कि उसकी नजर में मेरी इमेज खराब हो जाएगी और मुझे फर्क पड़ रहा है, तो फिर उसकी नजर में अपनी इमेज सही करने के लिए मुझे उसके सामने क्लैरिफिकेशन भी देने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो जाके कह रही है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, वो कि कोई पूछता नहीं तो तुम्हें यहाँ कौन लाया, क्यों करती हो, या ये आएंगे तुम्हारा करने के लिए जिनसे कह रही हो, वही उन्हीं के सामने ही बोलो। उसमें क्या होगा, इमेज बनेगी, अरे यार बहू बहुत तेज है, यहाँ के इतना कह रही है, घर पे पता नहीं क्या करती होगी, ये भी हो सकती है चीजें। लेकिन आपकी सास का ना मुंह अगली बार के लिए खोलने में 10 बार सोचेंगी कि फालतू की बकवासें करें ना। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड पता है क्या करते हैं, वह कहीं जाने की पहले तो बोल देते हैं, फिर वही टाइम आता है तो वह मना कर देते हैं। ऐसा कई बार करते हैं, कहीं शादी वगैरह में, कहीं घूमने जाना है, मंदिर वगैरह, तो ऐसे ही मना कर देते हैं। क्या करूं, मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। खुद जाना शुरू कर दो, उन्हें इंक्लूड ही मत करो। कहें मुझे पूछा नहीं, क्या तो पूछ के ही क्या उखाड़ लूंगी मैं। नेक्स्ट, मेरी ननद साल में 1 महीने के लिए आती है और इंटरफेयर हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत करती है। हर छोटी बात में उसको घुसना होता है, उसका बड़ा मुद्दा बनाना होता है। हस्बैंड मेरी केयर भी करता है तो उसको उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि उसको नहीं मिलता। इसलिए क्या ऐसा करूं कि इसका इंटरफेरेंस भी कम हो, जेलसी भी कम हो। बहुत ही ज्यादा जेलस होती है मुझसे, वह समझ नहीं आता क्या करें। उसके सामने 1 महीने के लिए आती है तो कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। आप खुद ही समझ रही हो कि भाई 1 महीने के लिए आई है तो क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, नेचर हो जाता है, हमें पता चल जाता है। अगर कोई हमसे जेलस है या मेरे पति मेरे लिए केयर कर रहे हैं और वो छेड़ रहे कि ओहो भाभी ये वो, तो उसको ग्रेसफुली लेना सीखो। जैसे मैं कहती ना कि समझदार है आप, तो कहना सीखो कि हाँ भाई हूँ तो कोई कहे ना अरे वाह भाभी भैया तो आपके बहुत गए, कि हाँ भाई करते तो हैं, सीधे बोलो हम हैं इस लायक। अपना स्टाइल मारो और उल्टा स्वैग मारो कि भैया हम हैं इस लायक, मेहनत करनी पड़ती है एज अ पत्नी जब पति मिलते हैं ऐसे। अब भले वो उसको अपनी ईगो पे ले जा लेती रहे, तो हमारा दिमाग खराब करके हम तेरा करेंगे, सीधी बात। अगर कोई हमारा दिमाग खराब कर रहा है फालतू में तो हम उसका भी कर देंगे। हम अकेले क्यों परेशान होए, फिर वो भी होएगा साथ में। तो सीधे यही बोलो, जब कोई ऐसे बोल देना कि भाई तेरा पति तो तेरा बहुत ध्यान रखते हैं, तो सीधे बोलो मेहनत करनी पड़ती है, हम हैं इस लायक कि हमारा ध्यान रखें वो। मेरे साथ अभी तक भी होता है, नंद नहीं है इस तरीके की, लेकिन साथ में जो टीचर्स हैं या वो है, कई बार यार तेरे हस्बैंड तो बहुत कर देते हैं, हमारे तो पूछते भी नहीं। तो मैं प्राउडली कहती हूँ मैं हूँ भी तो इस लायक, मैं भी तो कितनी मेहनत करती हूँ। तो उनका फिर मुंह सा उतर जाता है, फिर ये हम क्या नहीं करते मेहनत। मैंने कहा ऑब्वियसली उनकी नजर में नहीं करते होंगे, तभी तो मेरे बंदे को लगता है कि बहुत मेहनत करती है इसलिए वो मेरा इतना ध्यान रखता है। अगर उनको नहीं लगता होगा, उनको दिखा के करा करो। तो मैं उन्हें यही सलाह दे देती हूँ। लेकिन ये हर दूसरा टीचर कहता है कि तेरे हस्बैंड तो बहुत वो कर लेते हैं यार, इसलिए तू कर लेती है, हमारे तो ये नहीं करते। तो मेरी गलती है, तेरे पति तेरे ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं गई हूँ उससे कहने कि तू अपनी बहू का ध्यान मत रख। तो मैंने मेहनत करी अपने रिश्ते पे, मेरा पति मेरा ध्यान रख रहा है, तुम भी करना। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड अकेले हैं, सास मुझे अलग कर दी 2nd फ्लोर पर। अब प्रॉपर्टी के लिए मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में ससुर को भड़काती है अपनी बेटी के साथ मिलके, और मुझसे गाली गलौज करती है। मेरे हस्बैंड भी उसके भड़काने पर मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर रही। मैं क्या करूं। जब कोई किसी के भड़काने पर लड़ने आए ना, तो उसको बिल्कुल जवाब मत दिया करो, मान के चलो कि वो वशीकरण में है। उससे ना बोला मत करो उस टाइम पर कुछ भी पलट के, उनकी सुन लो
जब शांत हो जाए ना, जब बताओ कि आप अपने दिमाग से नहीं आए थे, वहां से आपको इंजेक्शन लगे, आप यहाँ आके फट पड़े। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब को ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम डर भी लग रहा है। एज 32 है, लगता है अभी शुरू किया तो कब तक होगा, होगा कि नहीं, सब मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज कुछ गाइड कीजिए दी। देखो मजाक तब उड़ाएंगे जब आप फॉर्म भरो, पेपर करो, उसका पहले से दम्ब भरती फिरो कि मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। अगर आप कर रही हो तो सीधे यही कह के चलो कि यार ट्राई करके देख रहे हैं, हो गया ठीक है, नहीं है तो ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। इस अप्रोच के साथ ही बात करो, लोगों को पहले से डींगे मत हाँको। तो अगर नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो मजाक नहीं उड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट में नहीं भी होता तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो कहीं प्राइवेट जॉब तो आपको मिल ही जाएगी अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज इस बार छोटा कमेंट का रिप्लाई जरूर करना, आई नीड योर सजेशन। मेरी शादी को 14 साल हो गया है। देवर की शादी के तुरंत बाद 2017 में हस्बैंड ने केस चालू कर दिया। अब 2023 में जब सब ठीक हो गया, तब से अभी तक हस्बैंड अपनी तरफ से कोई फिजिकल या इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रखता। बच्चे के सामने बोलता है आई हैव ओनली इंटरेस्ट इन यू, नो इंटरेस्ट इन योर मदर। वी आर लिविंग इन डिफरेंट सिटी और व्हेन आई गो नियर माई हस्बैंड, देवरानी और मदर इन लॉ को प्रॉब्लम होती है, वो उसका कान भरती हैं। कुछ ठीक नहीं हो रहा और हस्बैंड बोलता है कि बच्चा हो को अकेला इसलिए नहीं भेजती उनके माँ के पास, क्यों हम पर शक है कि कहीं हम मार ना दें। बच्चा 10th में है और मेरी जॉब की वजह से हम लोग साथ नहीं रह पाता। देखो जब शादी इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, आप जॉब पे भी हो, आपको ना आपके पति चाहते हैं ना आपके ससुराल वाले चाहते हैं, बच्चा आपका 10th में आ गया, इतना छोटा नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इस जबरदस्ती के रिश्ते को आपको खींचना ही नहीं चाहिए। जब तक रहोगी कुड़ती रहोगी। तो मेरे ख्याल से तो आप खुद स्टैंड ले लो और निकल जाओ इस रिश्ते से, कुछ बचा नहीं है, देखने में तो लग नहीं रहा। नेक्स्ट, मैम मेरा आपने आंसर दिया, थैंक यू, बट आपने कहा कि करवा चौथ पर इन लॉज को खाना वगैरह नहीं दिया। छोटी सी बात पर तो सास ने आज तक मेरी बेटियों से प्यार नहीं किया। इवन वो जब पैदा हुई तो कहा जुड़वा बच्चों में से एक मत मर जाता है, एक किसी को दे दें, और दो जेठानियों का मौका मजबूत है तो उनसे डर कर चलती हैं। मैं का और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मम्मी फर्क करती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। पर मैं इतना ही कहती हूँ कि लड़ो मत, बस मेरे पक्ष रखो कि मेरी बीवी ने आज तक आपके साथ क्या गलत किया है। यही हम दोनों में लड़ाई का कारण है। आपके रिप्लाई का दिल से थैंक यू। अपना स्टैंड खुद लो। जब अगर हस्बैंड आपकी बात को ठीक से नहीं रख पा रहे तो आप अपनी बात को ठीक से रखो, मर्यादा के दायरे में रहो। लेकिन बात को अगर एक को तो रखना ही पड़ता है ना, तो वो नहीं रख पा रहे, आप रख दो, आपस में लड़ो मत। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं भाई बहन से लड़ाई हो गई और बात चौकी तक पहुंचा दी और हम दोनों पे रेप का चार्ज लगा दिया। 2 साल का बेटा भी है। तब से बात कहना पीना कुछ नहीं करती, उसके रूम में नहीं जाते, बेटा बुआ बुआ करता है, मना नहीं करती हूँ। इन लॉज भी उसकी तरफ बोलते हैं, यहाँ आते हैं बात नहीं करते, खाना पीना पूछ लेती हूँ और कुछ नहीं। उनकी जेठानी बगल में रहती है, सारे उनसे लेकर आती है, मुझसे नहीं बोलेगी, फोन में बात नहीं करती, 7 मंथ की प्रेगनेंसी है, आपका कुछ पता नहीं करेगी ये नहीं, मैंने मन बना लिया मैं सब कर लूंगी। क्या बात करनी चाहिए, सब करने को मनाना चाहिए। ननद अनमैरिड होते हुए प्रेग्नेंट हो गई थी, सास को बताया, मानती नहीं है, तूने अपनी टेस्ट किट दिखाई होगी, मैं क्या करूं, प्लीज टेल मी दीदी। आप अपने पति, अपने बच्चे, इन पे ध्यान दे लो, ये है प्रॉब्लमेटिक केस, ठीक है। और आपने ठेका नहीं लिया इनको सुधारने का। ये आप सीरियल वाली बहू नहीं हो कि परिवार में जिसके साथ भी कुछ कांड हुआ आप जाएंगी और आप उन चीजों को ठीक करेंगी। कुछ मानसिक रोगी होते हैं, कुछ छल कपट वाले होते हैं, है ना, और कुछ को मजा होता है, जिसे कहते हैं टॉक्सिक। तो आपको सबको ठीक करना ना तो पॉसिबल है और ना आपकी जिम्मेदारी है। रेप का चार्ज लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, उसने सारी लिमिट्स पहले ही क्रॉस कर दी, ठीक है। तो आप अपने पति और अपने बच्चे, यहाँ तक आप सीमित हो जाओ, बाहर कुछ नहीं है। अवॉइड दैम एट एनी कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं बात करने की, कुछ नहीं। रही बात जापे की, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तो यूनिट फैमिली में रहते हैं ना, 2-2 दिन बाद भी, ऑपरेशन के बाद 3 दिन बाद भी लोग अपना काम बच्चे को संभाल लेते हैं। पैसे दे के बाहर का बंदा लगवा लो, मैं कैसे बुला लो, पति पत्नी मिलकर कर दो।
ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए हम किसी गलीच आदमी का, औरत का एहसान दे। ठीक, तो सॉर्टेड रहोगे यार। अगर इस टाइम पर कर भी दिया ना, भारी पड़ेगा आगे आपको। तो अब यहाँ पर एपिसोड 145 के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे उत्तर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के, जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उस पर जाकर आप कमेंट कीजिए, और किसी के मतलब की लग रही हो ये वीडियो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है। और इसमें से जो शॉर्ट बनाने वाला जो काम है, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लंबे वीडियो में दब जाती हैं, आपको जो वीडियो का पार्ट अच्छा लगे आप उसको क्लिप करके पोस्ट कर सकते हो, तो वो शॉर्ट जैसे ही प्ले होएगा। ठीक। और हाइप कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलती हूँ, मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।